नमस्कार। इतिहास में ना कुछ पल ऐसे होते हैं जो आने वाली सदियों का पूरा नक्शा ही तय कर देते हैं। आज हम बात करेंगे भारत की उसी महान ढाल की, राजस्थान के उस जबरदस्त प्रतिरोध की, जिसने इस उपमहाद्वीप की किस्मत को एक नया मोड़ दे दिया। सोचिए, सदियों तक एक बहुत बड़ी शील्ड ने भारत के दिल को बाहरी हमलों से एकदम महफूज रखा। ये शील्ड आखिर थी क्या? और उससे भी बड़ा सवाल, जब ये टूटी तो फिर हुआ क्या? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। भारत की एक महान दीवार थी, लेकिन ये कोई ईंट और पत्थर की बनी दीवार नहीं थी। ये तो हिम्मत, शौर्य और साम्राज्यों की एक जीती जागती दीवार थी, जो सरहद पर एक मजबूत पहरेदार की तरह खड़ी थी। अरब इतिहासकार इस सरहद को कहते थे अल हिंद की सरहद। इसमें कपीशा, गांधार, जाबुलस्तान और सिंध जैसे बड़े मजबूत राज्य आते थे। और ये सिर्फ आप कह सकते हैं कोई ज्योग्राफिकल लाइन नहीं थी, बल्कि ये तो एक ताकतवर मिलिट्री और कल्चरल दीवार थी। जरा सोच कर देखिए, 1-2 साल नहीं, लगभग 500 सालों तक, 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक इस सरहद ने एक ऐसी ढाल का काम किया जिसे कोई भेद नहीं सका। आक्रमणों की जितनी भी लहरें आईं, वो सब भारत के मैदानों में घुसने से बहुत पहले ही इससे टकराकर टूट गईं। ये वाकई में इतिहास के सबसे लंबे और सबसे कामयाब प्रतिरोधों में से एक था। तो सवाल ये है कि ये प्रतिरोध इतने लंबे समय तक चला कैसे? आखिर कौन थे वो लोग और वो कौन सी बड़ी घटनाएं थी जिन्होंने इस सरहद को मजबूती से थामे रखा? ये टाइमलाइन अपने आप में एक असाधारण कहानी है। देखिए, 653 ईस्वी में काबुल के शासकों ने पहाड़ी रास्ते ही बंद कर दिए। फिर 725 में गुर्जर राजा नागभट्ट प्रथम ने उज्जैन के पास एक बहुत बड़ी सेना को हरा दिया। यहाँ तक कि गजनवी के खतरनाक छापे भी पंजाब से आगे नहीं जा सके। और फिर 1191 में तराइन की पहली लड़ाई में ये ढाल एक बार फिर फौलाद की तरह डटी रही। अब इस तुलना से इस ढाल की अहमियत एकदम साफ हो जाती है। जब तक ये ढाल खड़ी थी, सारे हमले थार रेगिस्तान के पश्चिम में ही रुक जाते थे। लेकिन जैसे ही ये टूटी, हमलावरों की पहुंच सीधे बंगाल तक हो गई। उन्होंने दिल्ली सल्तनत बनाई और उत्तर भारत का पूरा राजनीतिक नक्शा ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए अब उस फैसलाकुन पल पर आते हैं जब इस फौलादी ढाल पर पहली दरार पड़ी। साल था 1191 और जंग का मैदान था तराइन। 1191 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य को सीधी चुनौती दी। तराइन के मैदान में राजपूत घुड़सवारों ने घुरिद सेना को ऐसी हार दी जिसे वो कभी भूल नहीं पाए। ये जीत एक ऐलान थी कि भारत की ढाल अब भी मजबूत और अभेद्य है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जो 1191 में एक शानदार जीत थी, वो बस 1 साल के अंदर ही एक भयानक हार में बदलने वाली थी। अगले ही साल गोरी वापस लौटा, पर इस बार वो अकेला नहीं था। कुछ सोर्स बताते हैं कि वो अपने साथ 1,20,000 सैनिकों की एक विशाल सेना लेकर आया था। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये बदले की पूरी तैयारी थी। और इस बार तराइन की दूसरी लड़ाई में पूरा खेल ही पलट गया। घुरिद सेना जीत गई, पृथ्वीराज चौहान हार गए और उन्हें मार दिया गया। और बस उस एक हार के साथ ही भारत की 500 साल पुरानी ढाल टूटकर बिखर गई। दिल्ली के दरवाजे अब आक्रमणकारियों के लिए पूरी तरह खुल चुके थे। इसके बाद तो घटनाएं बहुत ही तेजी से घटीं। तराइन में जीत हुई और फौरन दिल्ली की तरफ कूच कर दिया गया। और देखते ही देखते बस 1 साल के अंदर पूरा उत्तर पश्चिमी राजस्थान और गंगा यमुना का उपजाऊ इलाका उनके कंट्रोल में था। भारत के दरवाजे अब सचमुच खुल गए थे। इस ढाल के टूटने के साथ ही इस उपमहाद्वीप में एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत हुई। एक ऐसा दौर जिसके नतीजे बहुत गहरे और दूर तक जाने वाले थे। ये एक लाइन इस बड़े बदलाव की पूरी कहानी कह देती है। 1206 में जब दिल्ली सल्तनत बनी, तो इस्लाम का प्रभाव उन इलाकों में भी तेजी से फैला जहां ये पहले कभी नहीं पहुंचा था, और इसने उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। 1192 के बाद जो हुआ, उसका असर बहुत गहरा था। दिल्ली में तुर्क अफगान राजवंशों का राज शुरू हो गया। उनका शासन दक्षिण में दक्कन और पूर्व में बंगाल तक फैल गया। इस दौरान नालंदा जैसे ज्ञान के बड़े बड़े केंद्र तबाह कर दिए गए, जिसका नुकसान कभी पूरा नहीं हो सकता।
लेकिन इसी उथल-पुथल के बीच एक नई इंडो मुस्लिम संस्कृति ने भी जन्म लिया, जिसने आर्किटेक्चर, भाषा और समाज पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा है, 1192 में तराइन की हार सिर्फ एक लड़ाई का अंत नहीं थी। नहीं, ये एक पूरे के पूरे डिफेंस सिस्टम का ढह जाना था। तो क्या ये कहा जा सकता है कि इसी एक घटना ने, सिर्फ एक घटना ने आने वाले 800 सालों के लिए इस पूरे उपमहाद्वीप की कहानी लिख दी? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हिस्टोरियंस को सोचने पर मजबूर करता है। हमारे साथ इस कहानी को समझने के लिए आपका शुक्रिया।